हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक के बारे में यानी भूमंडलीकरण के बारे में आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। और आपने चाहे आपने इतिहास पढ़ा हो, आपने भूगोल पढ़ा हो, या फिर आपने जो है अर्थशास्त्र पढ़ा हो, हर जगह इस टॉपिक के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मैंने इसके बारे में कई बार आपको डिटेल में बताया भी है। अब ये टॉपिक जो आया समाजशास्त्र में आया है, तो समाजशास्त्र में हम ये जानेंगे कि भूमंडलीकरण का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैसे तो इसके बारे में हम जो है क्लास 11th में भी देख चुके हैं भूमंडलीकरण और समाज के बारे में, लेकिन हम क्लास 12th में फिर से टॉपिक आया है तो फिर से एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर जो भी उदाहरण दिए गए हैं उनके साथ मिलाकर इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज 21वीं शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन पर कोई चर्चा भूमंडलीकरण के संदर्भ पर कुछ विचार किए बिना हो ही नहीं सकती है। यानी कि आप आज कोई भी सामाजिक परिवर्तन को उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस परिवर्तन पर आपको ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव उस पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपने कोई भी टॉपिक यहाँ पर उठाए हों, यहाँ बताया गया है कि चैप्टर नंबर 2 में ये उठाया टॉपिक, आपने 5 में ये उठाया, तो इन सब में आपको वही सब चीज़ें देखने को मिली और उन पर जो प्रभाव आप देख रहे थे इन चीज़ों पर, तो वो प्रभाव कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण के प्रभाव थे। तो हम यहाँ पर मुद्दे पर आते हैं, यानी चैप्टर 1, 2, 3, 5 में क्या पढ़ा है वो तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भूमंडलीकरण की एक ही परिभाषा हो सकती है और उसे समझने का तरीका एक ही है। यानी कहने का मतलब ये है कि भूमंडलीकरण की अपनी अपनी अलग अलग अवधारणा है, जरूरी नहीं है उसकी एक कोई मानक परिभाषा हो। मानक परिभाषा नहीं है। हम यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं देखते हैं, बहुत सारे यहाँ पर अवधारणाएं देखते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना होगा। यानी अर्थशास्त्र आर्थिक आयामों जैसे पूंजी के प्रभाव आदि का अधिक विवेचन करता होगा। राजनीति शास्त्र सरकारों की बदलती हुई भूमिका पर ध्यान दिलाता होगा। वैसे ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ही इतनी व्यापक है कि ये भिन्न भिन्न विषयों को भूमंडलीकरण के कारणों और परिणामों को समझने के लिए एक दूसरे के अधिकाधिक जानकारी लेनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब क्या है, भूमंडलीकरण क्या है कि इन सभी विषयों पर प्रभाव डालता है। तो आपको क्या करना होगा, इन सभी विषयों का, यानी चाहे अर्थशास्त्र हो या फिर आपका राजनीति शास्त्र हो, जो भी विषय हो, उन सभी का आपको अध्ययन करके चलना पड़ेगा। तब आप जान पाएंगे कि भूमंडलीकरण पर का कितना प्रभाव, किस पर कितना प्रभाव पड़ा है। अगर हम समाजशास्त्रीय अध्ययन की बात करें तो समाजशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक रहा है। आपको मैं पहली चर्चा कर चुका हूं कि यहाँ पर केवल किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता है, बल्कि समाज का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है और समाज में आने वाले जो भी समाज के भिन्न अंग, व्यक्ति हो, दुकानदार हो, जो कुछ है, सभी को मिलाकर समग्र रूप से उनकी अंत्यक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उनका अध्ययन किया जाता है। और इसी में हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई इन लोगों पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब ये जो बताया गया है, एनसीईआरटी की जो किताब पढ़ चुके हैं आप कक्षा 11 वाली, तो वहीं से एक संदर्भ ये ले लिया गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं समाजशास्त्र में। यहाँ पर बताया गया है कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के केवल सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिणामों का ही अध्ययन करता है। यानी कि ये बिल्कुल सही, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है कि समाजशास्त्र क्या है कि भूमंडलीकरण के केवल सामाजिक या सांस्कृतिक परिणामों का अध्ययन कर रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि ये व्यक्ति का, समाज का सूक्ष्म और स्थूल, यानी माइक्रो मैक्रो लेवल पर भी, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो मैक्रो वही आ गया यहाँ पर, स्थानीय या भूमंडलीय के बीच, इन सब को देखते हुए यहाँ पर इनकी कल्पना करता है और इन सब का अध्ययन करता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये भी सवाल पूछता है कि एक दूर दराज के गांव में रहने वाला किसान भूमंडलीय परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होता है। ये सवाल पर भी चर्चा करता है। भूमंडलीकरण ने नए मध्यवर्ग के रोजगारों के अवसरों को कैसे प्रभाव में डाला, इस पर भी चर्चा करता है। ये यहाँ पर मतलब बहुत सारी वो ली गई हैं, बहुत सारी अवधारणाएं ली गई हैं और उन पर परखा गया है कि इन सब पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। कि मान लीजिए पहले एक श्रमिक होता था और वर्तमान में श्रमिक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। पहले दास होता था, तो पहले जो कृषि दास होते थे या भूदास होते थे। वर्तमान में जो औद्योगिक समाज है, तो औद्योगिक समाज में ये परंपरा क्या नष्ट हो गई है या फिर से हमें देखने को मिलती है। तो ये बात कही गई है। तो आज भी हम देखते हैं बधुआ मजदूरी कहीं देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे वही पूछा गया, आज युवाओं में खाली समय बिताने का तरीका कैसे बदल गया है। यानी ये सब तरीके हम यहाँ पर, ये सब जो सवाल हैं, ये वास्तविकता ये है, ये सारे सवाल और इनके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण से जुड़े हुए हैं। सबके सब आपके उत्तर जो है ग्लोबलाइजेशन में ही आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर आप देखेंगे बाजार को खुला कर देने और अनेक उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा देने से हम देखते हैं कि हमारे आसपास की दुकानों में दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से उत्पादित वस्तुएं आने लगी हैं। क्योंकि जब से हमने 1991 के आर्थिक सुधार अपनाए हैं तब से क्या हुआ है, हमारे जो मार्केट है, हमारे मार्केट में हमें विभिन्न देशों के उत्पाद हमारे मार्केट में देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे जो आयात पर लगे सभी प्रकार के परिमाणात्मक प्रतिबंध थे, यानी कितनी क्वांटिटी आएगी इनकी, पहले इस तरह की क्वांटिटी निर्धारित कर दी गई थी कि भाई इस वस्तु की क्वांटिटी इतनी आएगी, इसकी क्वांटिटी इतनी आएगी। तो ये हमने 1 अप्रैल 2001 से सब खारिज कर दिए हैं। अब हमारे यहाँ किसी भी उत्पाद की कितनी भी क्वांटिटी आ सकती है, समझ रहे हैं आप। यानी हमने 1991 की आर्थिक नीति अपनाई और आर्थिक नीति के साथ हमने तमाम सुधार अपनाए और अपनी इकोनॉमी को हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था से मिलाते हुए अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। तो उसी का परिणाम ये है कि हमने अपने अर्थव्यवस्था में जितने भी जो लगाए थे, यहाँ पर प्रतिबंध लगाए थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था में, हमारे यहाँ के व्यापार में आपको तमाम विदेशी उत्पाद बेचते हुए मिल जाएंगे। तमाम विदेशी उत्पाद हमारे बाजार में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फलों की दुकान पर आप जाएं तो चीन की नाशपाती पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के सेब देखने को मिलेंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर हम अपने घरों में अपने परिवार या मित्रों के साथ बैठकर जो खाते पीते हैं वो धीरे धीरे बदल रहा है। नीति में किए गए एक जैसे परिवर्तन उपभोक्ताओं और उत्पादों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। यानी हमने नीति में कोई एक परिवर्तन किया, लेकिन उस परिवर्तन का परिणाम ये हुआ, उपभोक्ताओं पर परिणाम अलग पड़ा, उत्पादकों पर अलग पड़ा। देखिए शुरुआत में आप सभी हम जानते हैं, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को कहने मात्र के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल पर अपनाया गया था, लेकिन हमने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था रखा था। रीजन ये था क्योंकि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था। हमारे नीति निर्माताओं को या राष्ट्रवादी नेताओं को ये लगता था कि हम शुरुआत में ही अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे तो उसका परिणाम ये निकल कर आएगा कि हमारे यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं या हमारे यहाँ के स्थानीय उत्पादनकर्ता हैं वो उस प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया, क्लोज इकोनॉमी बना दिया, ताकि बाहरी उत्पाद हमारे मार्केट में एंटर ना कर पाएँ और हमारे जो स्थानीय उत्पादनकर्ता हैं उनका संरक्षण उन्हें मिल जाए, यानी उनको संरक्षण उनका किया जाए। लेकिन यहाँ पर अब देखने को मिलता है कि जब पॉलिसी चेंज की गई, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर में चेंज करना पड़ा अपने यहाँ की पॉलिसी को, और इससे 1991 के आर्थिक सुधार अपनाए गए। आर्थिक सुधार अपनाने से यहाँ वही बताया गया कि जब नीति में बदलाव किए गए हैं तो उपभोक्ताओं और उत्पादों पर अलग प्रभाव तरीके पड़े हैं। अब कैसे तरीके पड़े हैं, जैसे उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता के पास अब ज़्यादा उपभोग के नए और व्यापक विकल्प आ गए हैं, कई चॉइसेस है उसके पास। पहले क्या था, केवल उसे भारतीय उत्पाद ही खरीदने पड़ते थे। अब उसके पास विकल्प है कि भाई टीवी खरीदनी है, जापान की खरीद सकते हैं, अमेरिका की टीवी खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीदना है चाइना का खरीद सकते हैं, अमेरिका का खरीद सकते हैं, साउथ कोरिया वाली कंपनी का खरीद सकते हैं, हम किसी का खरीद सकते हैं। हमारे पास विकल्प है। हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि भारत का ही मोबाइल खरीदें, भारत की कंपनी का ही बना हुआ मोबाइल खरीदें, तो हमारे पास विकल्प है। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं के लिए ये हुआ कि भाई जब ग्लोबलाइजेशन की नीति अपने अपनाई तो उनके लिए विकल्प खुले नए, और यानी उपभोग के नए और व्यापक विकल्प मिले। यानी वहीं एक किसान के लिए ये आजीविका का संकट पैदा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, यानी एक उत्पादन करता था ये था, उसके लिए आजीविका का संकट ये हो गया, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अकॉर्डिंग देखें तो तमाम चीज़ें सस्ती भी थी। जो जिनका उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा था उनकी लागत काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही थी, तो हमारे यहाँ के लिहाज से वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो जा रही थी। लेकिन जब हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उन चीज़ों का आयात करना स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी सस्ती हो गई। तो ऐसे में हमारे यहाँ के उत्पादन करता थे, खासकर किसान वगैरह, तो इनके जीवन पर आजीविका पर संकट आ गया। और ये परिवर्तन जो है व्यक्तिगत होते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से सार्वजनिक नीतियों से भी जुड़े होते हैं जिन्हें सरकार बनाती है और विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता करके तय करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी नीतियां हमने अपनाई, जो भी नीतियां हमने यहाँ पर बाद में उन्हें एग्जीक्यूट किया, तो उनका परिणाम जो निकल कर आया वो किसी न किसी इंडिविजुअल पर निकल कर आया, चाहे उपभोक्ता के पेपर में हो, उत्पादनकर्ता के हानि के रूप में हो, तो वो हमने यहाँ पर देखा है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बार बार वो दोहराई गई हैं कि भाई उत्पादनकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, उपभोगकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। आपने यहाँ पर बताया है कि आप कक्षा 11 की पुस्तक 1 में आपने जो चर्चा की थी, तो आपको याद होगा कि समाज की सीमा को अंकित करना आसान नहीं है। वास्तविकता यही है कि समाज की बाउंड्री क्या होंगी हम ये तय नहीं कर सकते हैं। कि भाई ऐसा नहीं है कि एक दीवार खींच दी और दीवार खींचने से हमने कह दिया कि भाई इधर इस साइड में रहने वाले लोगों की जो संस्कृति भाषा शैली है वो बी साइड वाले लोग नहीं अपना पाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये समाज बहुत मिश्रित अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर वही है कि समाज की सीमा को अंकित करना आसान नहीं है। एक गाँव का अध्ययन विभिन्न सामाजिक समूहों और उनके समाजों तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि हम उसमें यह भी देखना होता है कि उस गांव का समाज बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ा है,
कहने का मतलब क्या है कि कोई भी समाज आप उठाकर देखें, किसी समाज का अध्ययन करें तो उस समाज पर आपको बाहर की दुनिया के प्रभाव देखने को आसानी से मिल जाएंगे। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि केवल वो अपने आप तक ही सीमित है, नहीं, अपने आप तक सीमित नहीं है, वो बाहरी दुनिया से उसका जुड़ाव हो जाता है। तो बाहरी दुनिया से जब जुड़ाव हो जाता है तो उस समाज में परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। समाजशास्त्रियों को इन भूमंडलीय अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए गांवों, परिवारों, आंदोलनों, बच्चों के पालन पोषण के तरीकों, काम और अवकाश के क्षणों, दफ्तरशाही, अधिकार तंत्रीय संगठनों और जातियों का अध्ययन करना होगा। यानी कि एक विस्तार में हमें इन सब अध्ययन करना होगा, क्योंकि भूमंडलीकरण का प्रभाव इन सभी पर पड़ता है। यानी केवल एक गांव का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गांव के भीतर जो भी इकाइयां यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का हमें गहनता के साथ अध्ययन करना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि प्रत्येक पर क्या क्या भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा है। भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, यह हम सबको प्रभावित करता है, आप ये बात तो जानते ही हैं। यानी कुछ के लिए क्या है, नए अवसरों को उपलब्ध करवाता है, और कुछ के लिए क्या है, आजीविका की हानि हो सकती है। ये बिल्कुल बात सही है। यानी कुछ के लिए क्या नए अवसर यहाँ पर निकल कर आए और कुछ के लिए आजीविका संकट भी ला सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो चीनी और जो कोरियाई रेशम का धागा था, यार्न था, जब ये हमारे बाजार में एंटर किया है तो बिहार का जो रेशम काटने वाली है या धागा बनाने वाली औरतें थी, इनका धंधा चौपट हो गया है। और खास करके बुनकर और उपभोक्ता जो चीनी या कोरियाई रेशम का धागा था, इसको पसंद करने लगे हैं, क्योंकि सस्ता भी था, इसमें चमक भी अच्छी खासी थी। दूसरी बात बताई गई है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई जो आपके भारतीय समुद्री है, तो भारतीय समुद्री जल में जब मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों ने प्रवेश किया है, तो स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे मछुआरे थे, छोटे छोटे मछुआरे अपनी डंगी बनाकर या छोटी सी नाव बनाकर मछलियां पकड़ते थे, उनका व्यापार समाप्त हो गया, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां तो सब ये बड़े बड़े जहाज वाले ट्रॉलर वाले बटोर ले जाते थे। तो ऐसे में छोटी आजीविका वालों के लिए संकट क्रिएट हो गया। यानी वहीं आप देखेंगे इस प्रकार मछली छांटने, सुखाने, बेचने और जाल बुनने वाली जो औरतें थी, इनकी रोजी रोटी छिन गई। दूसरी बात, गुजरात की बात करते हैं। यहाँ पर गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली औरतें जो पहले बावल यानी जुल्फेरा के पेड़ों से गोंद इकट्ठा करती थीं, लेकिन इनकी आजीविका पर संकट कैसे हुआ, सूडान से सस्ता गोंद आयात किया जाने लगा। ऐसे में ये औरतें जो थीं गुजरात वाली गोंद इकट्ठा करने वाली, इनकी आजीविका का संकट क्रिएट हो गया। यानी कि हम यहाँ पर ये देखते हैं भूमंडलीकरण का कुछ लोगों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और कुछ पर नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। वैसी कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे रद्दी बीनने वाले लोग हैं, तो ये भी कुछ हद तक अपना रोजगार खो बैठे हैं, क्योंकि जो विकसित देशों से क्या है, रद्दी कागज का आयात होने लगा है। ये भी यहाँ वही समस्या है कि विकसित देशों की जो रद्दी है उनसे कागज का वहाँ से आयात होने लगा, तो ये रद्दी बीनने वालों की हमने भूमिका खत्म कर दी। यानी हमने देख लिया भाई विकसित देशों की रद्दी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी में बहुत अच्छी है, तो अपने यहाँ की रद्दी बीनने वाले हैं इनको हम क्यों एडॉप्ट करें, तो इस वजह से उनका रोजगार चला गया। तो यहाँ पर बहुत सारे संकट भी हम देखते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि भूमंडलीकरण से हमें लाभ हुआ है, कई सारे हमारे सामने संकट भी निकल कर आए हैं। यानी यह स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण का सामाजिक आशय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा है समाज के विभिन्न हिस्सों पर इसका प्रभाव बहुत ही भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में लोगों के विचार एक समान नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा विभाजित है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसे ये मानते हैं कि बिल्कुल सही नहीं है, कुछ लोग ये मानते हैं कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, कुछ लोगों के लिए कोई ये नई बात नहीं। उनका मानना यह है कि ये तो हमारे यहाँ सदियों से चलती आ रही है, कोई नई बात थोड़ी ना है कि भाई भूमंडलीकरण जो अभी हम उसे लाइमलाइट में लेकर आ रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है, ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है। तो हम यहाँ पर वही देखेंगे, क्या भूमंडलीकरण भारत के लिए नए हैं, क्या भूमंडलीकरण के अंतर संबंध विश्व और भारत के लिए नए हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रारंभिक वर्ष की, यानी शुरुआती वर्ष की हम बात करते हैं। भूमंडलीकरण हमारे यहाँ कैसे स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम अपना इतिहास उठाकर देखें तो आज से 2000 वर्ष पहले भी हम विश्व से अलग थलग नहीं थे। चाहे हम हड़प्पा कल्चर से उठाकर देखें, हड़प्पा कल्चर में भी हमारा जो है, आप उधर जो मेसोपोटामिया वाली संस्कृतियां हैं, आपकी जो मिस्र की संस्कृतियां वगैरह हैं, वहाँ से हमारा व्यापार होता था। अगर आप देखें उठाकर, हड़प्पा कल्चर से उठाकर देखें, तो उसी तरह आपका जो सिल्क रूट था, यानी रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, तो यह मार्ग सदियों पहले भारत को उन महान सभ्यताओं से जोड़ता था जो चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम में स्थित थे। तो हम प्राचीन समय में सिल्क रूट के माध्यम से जुड़े रहे हैं, और हम यहाँ पर देखिए सिल्क रूट के माध्यम से जुड़े होने की वजह से क्या हुआ है, हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यहाँ पे देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हमने फायदा भी उठाया है। बहुत सारे हमारे यहाँ से व्यापारी इन विभिन्न स्थानों पर घूमकर आए हैं, और बहुत सारे व्यापारी इन देशों के हमारे यहाँ भी आए हैं व्यापार करने के लिए। यानी हमारे यहाँ संस्कृति, सभ्यता, वस्तुओं का आदान प्रदान उस समय भी हुआ था। जरूरी नहीं है कि आज के समय में हुआ हो, उस समय भी हुआ था। यानी आप देखेंगे कि विश्व के भिन्न भिन्न भागों से लोग यहाँ आए थे, कभी व्यापारियों के रूप में, कभी विजेताओं के रूप में, और कभी नए स्थान तलाश के रूप में, प्रवासी के रूप में आए थे। तो ये भूमंडलीकरण की जो अंत्यक्रियाएं हैं या फिर भूमंडलीय दृष्टिकोण कोई नई चीजें नहीं है इस हिसाब से भारत के लिए। जो आधुनिक युग या आधुनिक भारत के लिए अनोखी हो,
यानी कि जो आपके यहाँ जो ऐसे लोग कहते हैं कि भूमंडलीकरण नया नहीं है, तो उनकी बात सही है। वास्तविकता में ये बात सही है कि हमारे यहाँ नया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सदियों पहले से आपके व्यापार का आदान प्रदान होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, और तमाम लुटेरे हुए, आक्रांता हुए हमारे यहाँ बार बार आते रहे हैं, अपनी अपनी संस्कृतियों की छाप हमारे देश पर छोड़कर जाते रहे हैं। तो ये बताया गया है, ऐसे करके यहाँ पर एक वर्णन दिया गया है, बताया गया है, एक रोचक तथ्य बताया गया है कि संस्कृत भाषा का सबसे महान व्याकरणाचार्य जो था पाणिनि ने जो रचना की थी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास संस्कृत व्याकरण की, तो ये इसका जो मूल कौन था, यानी कि ये अफगानी मूल का व्यक्ति था, यानी जो पाणिनि था वो अफगान मूल का था। ऐसे ही बताया गया है कि 7वीं शताब्दी का एक चीनी विद्वान था यी जिंग, इसने चीन से भारत आते हुए जो मार्ग में जावा पड़ता है श्री विजय शहर, तो यहाँ पर संस्कृत सीखी थी। वो सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई किस तरह से संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है। यानी उस दौर में भी भूमंडलीकरण चरम पर था, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि भूमंडलीकरण था ही नहीं, उस दौर में भी बहुत चरम पर था। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं अभी वर्तमान समय में जो उपनिवेशवाद का प्रभाव अच्छा खासा पड़ा है, उस दौर में भूमंडलीकरण का क्या हुआ है। यहाँ पे वही हेडिंग है, उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन। यहाँ पर हम ये बात तो जानते हैं कि उपनिवेशवाद के दौरान ज़्यादातर जो परिवर्तन अभी आप देख रहे हैं अपने देश में, वो सब उपनिवेशवाद की ही देन है। यानी हमने आधुनिक भारत में सामाजिक विकास की कहानी औपनिवेशिक काल से ही शुरू की थी, ठीक है। यानी आपने अध्याय 1 में ये पढ़ा था कि आधुनिक पूंजीवाद का उसके प्रारंभ से ही एक भूमंडलीय आयाम रहा है। जो आधुनिक पूंजीवाद का जो विचार अंग्रेज लेकर आए थे, उसका एक भूमंडलीय आयाम था। यानी खास करके उपनिवेशवाद वालों ने क्या किया है, हमारे यहाँ से कच्चा माल जो भी पूंजी है बटोर कर ले गए हैं और अपने ब्रिटेन को कह सकते हैं समृद्ध बनाने में लगे रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने एक लंबा एक तंत्र स्थापित किया है ताकि वो हमारे यहाँ से ये सामान अपने देश तक ले जा सकें। तो उस तंत्र को स्थापित करने में आप देखेंगे यहाँ पर एक नेटवर्क की आवश्यकता थी जो उसे संभाले हुए था, और नेटवर्क उन्होंने बिछाया भी था। भारत के अंदर के इलाकों में आपने देखा होगा रेलवे लाइन का विस्तार किया, ट्रेन वगैरह चलाई, तो बंदरगाहों का विकास किया जिनके जरिए वो क्या था, सामान वगैरह अपने देश को ले जा सकते थे। तो वही आप देखेंगे नहीं, आज भूमंडलीकरण की आम पहचान है लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवसन, जो एक पारिभाषिक लक्षण है। नहीं, अगर हम वर्तमान में अब उनका प्रभाव आज देखें तो आप देखते हैं कि आज की डेट में जो प्रवास कर रहे हैं लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो ये वास्तव में प्रवास पारिभाषिक एक लक्षण बन चुका है। यानी कि एक पारिभाषिक रूप में भूमंडलीकरण का हमने एक लक्षण मान लिया है। हम ये तो जानते ही हैं कि संभवतः लोगों का सबसे बड़ा प्रवसन यूरोपीय लोगों का देशांतरण था। यानी कि सबसे बड़ा जो प्रवास हुआ था वो यूरोप के लोगों का देशांतरण था। यानी यूरोपीय लोग हमारे देश में आए, जब भी अपना देश छोड़कर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। यानी आप लोग ये तो जानते ही हैं अच्छे से कि जो सबसे बड़ा प्रवास हुआ है शुरुआत में, यानी उपनिवेशवाद के काल में, तो ये यूरोपीय लोगों ने किया है। क्योंकि यूरोपीय लोगों के अंदर संसाधनों की चाह थी, उनको यही लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर हमारा कब्जा होना चाहिए। तो यूरोपीय लोग सबसे पहले खोजबीन करने के लिए निकले हैं, दुनिया के विभिन्न विभिन्न कोनों में गए हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे अमेरिका में जाके बसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके बसे हैं, अफ्रीका महाद्वीप पे कब्जा जमाया है। इसी क्रम में आप देखते हैं जब यूरोपीय अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे थे, यूरोपीय अपनी पैर पसार रहे थे, तो कुछ मजदूरों की आवश्यकता भी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गिरमिट जो था, गिरमिट अनुबंध था, जिसके तहत भारतीय मजदूरों को ये तमाम द्वीपों पर लेकर गए, जहाज़ों में भरकर ले गए, एशिया में, अफ्रीका, तो ये दूरवर्ती भागों में काम करने के लिए ले गए थे। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि ये जो लोग गए हैं ये भी अपनी संस्कृति वहां पर ले गए हैं। इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मान लीजिए जो व्यक्ति हमारे यहाँ से वेस्ट इंडीज वगैरह में गया है, तो वो अपनी संस्कृति, अपना नाम वगैरह जो है वहां पर ले गया है। और वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि भाई ये व्यक्ति भारतीय मूल का है, राष्ट्रपति फलानी जगह के राष्ट्रपति बनाए गए, भारतीय मूल के हैं, इनका नाम ये है। तो ये यही है, यानी ये लोग वास्तव में उसी भूमंडलीकरण का ही परिणाम है। और अगली इसमें हेडिंग बताई गई है स्वतंत्र भारत और विश्व। यानी कि हमारा जब देश आज़ाद हो जाता है तब हमारा देश के जो है विश्व के साथ कैसे संबंध रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वतंत्र भारत ने भी आपकी भूमंडलीकरण वाले दृष्टिकोण को अपनाए रखा है। कई अर्थों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में भी मिला है। यानी विश्व भर में चल रहे उदारता संघर्षों के लिए प्रतिबद्धता, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के साथ एकता दर्शाना इसी दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था। यानी हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने केवल हमारे देश के राष्ट्रवादी आंदोलन को ही नहीं सींचा है, बल्कि दुनिया भर में कोई भी घटनाएं घटित हो रही थी उन सभी में हिस्सा लिया है। उन सभी के लिए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। चाहे आपने देखा वो जर्मनी का नरसंहार हो, तो जर्मनी के नरसंहार के लिए भी महात्मा गांधी ने तमाम पत्र लिखे थे हिटलर को कि भाई आप इस तरह का जो आपका नजरिया है, जिस तरह का बर्बरता बरत रहे हैं यहूदियों के साथ, उसको रोक दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि यानी हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने केवल और केवल भारत तक ही अपना ध्यान सीमित नहीं रखा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ भी घटनाक्रम घटित हो रहा है वहां पर भी अपना योगदान देने की पूरी कोशिश की है।
तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि भाई हमने जो एकता दर्शाना है, ये इस एकता वाला जो पहलू है इसको हमने अपनाया है। बहुत से जो भारतवासी हैं इन्होंने शिक्षा और कार्य के लिए समुद्र पार यात्रा भी की है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से देश का अभिन्न अंग बना रहा, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी वगैरह का आयात हमने किया है वहाँ से। अपने उद्योगों की स्थापना के लिए हमने यूरोपीय शक्तियों का सहारा लिया है, अमेरिकी शक्तियों का सहारा लिया है। तो आप देख सकते हैं भूमंडलीकरण हमारे यहाँ आज़ादी के बाद भी बदस्तूर जारी रहा है। अगली आपकी हेडिंग इसमें आ जाती है भूमंडलीकरण की समझ। देखिए, भूमंडलीकरण की समझ के बारे में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे कि भाई कैसा प्रभाव पड़ा हमारा, वो हम देखेंगे। हम यहाँ पर ये जानते हैं कि पाश्चात्य पूंजीवाद जैसा कि यूरोप में उभरा था उपनिवेशवाद के रूप में या अन्य देशों के संसाधनों पर भूमंडलीय नियंत्रण के रूप में उभरा, और ये आगे भी रहेगा। यानी कि ऐसा हमने देखा था कि जो उपनिवेशवाद उभरा था उस समय, उपनिवेशवाद में यही था कि भूमंडलीकरण के रूप में क्या कर रहे थे, संसाधनों को हथियाते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये निकल कर आता है कि क्या भूमंडलीकरण केवल भूमंडलीय अंत्य संबद्धता के बारे में ही है? यहाँ पे पूछना ये जरूरी है कि केवल ग्लोबलाइजेशन है कि ये क्या ग्लोबलाइजेशन अंत्य संबद्धता के बारे में ही है, या फिर इसका संबंध उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो उत्पादन और संचार, श्रम तथा पूंजी के संगठन, प्रौद्योगिकी नवाचार और सांस्कृतिक अनुभवों, शासन की प्रणालियों और सामाजिक आंदोलन में हुए। कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल हम क्या भूमंडलीकरण को जो भूमंडलीय अंतर संबद्धता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो जुड़ गए हैं, क्या केवल इसी रूप में देखें, या फिर हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो परिवर्तन हुए हैं, संचार के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं, प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं, श्रम या पूंजी के संगठन में परिवर्तन हुए हैं, हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में परिवर्तन हुए हैं, सांस्कृतिक हमारे अनुभवों में परिवर्तन हुए हैं, इन रूपों में भी देखें तो ये भी एक बात है। आपने ये देखा होगा उपनिवेशवाद के दौरान हमारे यहाँ जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सब का प्रभाव आपके इन सभी प्रक्रियाओं में देखने को मिलेगा, चाहे उत्पादन हो, श्रम हो, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी हो या सांस्कृतिक अनुभव, इन सब में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आप देखेंगे कि आपके कुछ प्रतिमान पूंजीवाद की प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे परिवर्तनों ने जो कि संचार क्रांति में प्रभावित हुए थे, हमारे काम करने और रहने के तरीकों में बहुआयामी रूप में बदल दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमें अनुभव प्राप्त हुए थे भूमंडलीकरण के माध्यम से, जो अनुभव प्राप्त हुए थे, उन अनुभवों के उपरांत हमें बहुत सारी परिवर्तन महसूस हुए हैं। उन परिवर्तनों में हमने ये सारे परिवर्तन महसूस किए हैं, और हमारे यहाँ लगभग इन सभी में एक नई चेतना का एक संचार हुआ है। यानी ये परिणाम ऐसा एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गया हो, नहीं, ये भूमंडलीकरण का ही परिणाम है। यानी हमारे यहाँ अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो शायद है हम इतनी जल्दी हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना का विकास भी नहीं हो पाता। हम आज भी जो है राजशाहियों के ही अधीन रहते, हम आज भी हमारे माइंड में अपने राजा के लिए निष्ठा रहती। लेकिन अंग्रेजों के आने से क्या हुआ, देश का एक एकीकरण हुआ, और एकीकरण होने के बाद हम ये जान पाए कि राष्ट्र के मायने क्या है, हमारे लिए राष्ट्र के मायने क्या है, हम ये जान पाए। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि बहुत सारे स्तर पर यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया गया है भूमंडलीकरण का अर्थ। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है, समूचे विश्व में सामाजिक और आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व के विभिन्न लोगों, क्षेत्रों और देशों के मध्य अंतर निर्भरता की वृद्धि से है। यानी ये परिभाषा है भूमंडलीकरण की, क्या है कि समूचे विश्व में सामाजिक आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण क्या है, विश्व के जो विभिन्न लोग हैं या क्षेत्र हैं, इनके मध्य अंतर निर्भरता की वृद्धि है। यद्यपि आर्थिक शक्तियां भूमंडलीकरण का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि अकेली वे शक्तियां ही भूमंडलीकरण को उत्पन्न करती हैं, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि हम ये मानते तो हैं कि आर्थिक शक्तियां क्या है, भूमंडलीकरण का अंग है, लेकिन केवल और केवल आर्थिक शक्तियों के दम पर भूमंडलीकरण नहीं लाया जा सकता है। भूमंडलीकरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा भी सबसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा भूमंडलीकरण का राजनीतिक संदर्भ में भी विस्तार होता है। तो ये सारे संदर्भ हम यहाँ पर देखेंगे, भूमंडलीकरण के कितने आयाम हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भूमंडलीकरण का जो आयाम आ जाता है, पहला आयाम है वो है आपका आर्थिक आयाम, कि आर्थिक दृष्टि से भूमंडलीकरण ने हमें कितना प्रभावित किया है वो हम देखेंगे। आपको जो ये तो पता ही होगा कि 1991 में हमने आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली नीति अपनाई है, यानी कि जो है निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण वाली नीति अपनाई है। तो भारत में हम उदारीकरण और भूमंडलीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर करते हैं, और खास करके आप देखेंगे ये दोनों शब्द आपको ये लगता होगा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं है, इन दोनों में बहुत अंतर है। यानी आपकी सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था, और इन परिवर्तनों को क्या कहा गया, यानी उदारीकरण की नीतियां कहा गया। तो उदारीकरण की आर्थिक नीति हम पहले देखेंगे, उदारीकरण की आर्थिक नीति क्या थी। देखिए, आप सभी ये बात तो जानते होंगे कि शुरुआत के समय में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा था,
और इस वजह से हमारे यहाँ क्या हुआ था, हमारा विश्व से अलगाव हो गया था। अलगाव होने की वजह से हमारे यहाँ एक मुद्रा संकट क्रिएट हो गया, और मुद्रा संकट क्रिएट होने के बाद हमें IMF के पास ऋण के लिए जाना पड़ा, कर्ज लेने के लिए जाना पड़ा, और IMF ने हम पर बाध्यताएं थोपी कि भाई आपको कर्ज हम इसी शर्त पर देंगे जब आप अपनी अर्थव्यवस्था का विकास हमारे अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि हम जैसा चाह रहे हैं उस तरह से आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलेंगे। तो यहाँ पर वही उदारीकरण की नीति लेकर आए हैं। तो उससे क्या हुआ है, हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किए हैं। उन सुधारों के बारे में यहाँ बताया गया है कि भूमंडलीकरण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार सम्मिलित है, और यह विस्तार कुछ आर्थिक नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में इसे उदारीकरण के नाम से जाना गया, यानी उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने से उद्देश्य से अपनाई गई थी, और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए जो सरकार की नीति थी उस पर विराम लग गया, यानी कि अब ज़्यादातर अर्थव्यवस्था का भाग अब बाजार के हाथ में पहुंच गया। यानी कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, यानी इस नीति के पीछे अवधारणा यही रही थी, यानी कि हमने जो पहले बंद अर्थव्यवस्था की जो नीति अपनाई थी वो अवधारणा क्या थी, उसकी अवधारणा ये थी कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ देश स्वतंत्र बाजार की स्थिति में नुकसान में ही रहेगा। इस वजह से शुरुआत में अपनी अर्थव्यवस्था को हमने बंद अर्थव्यवस्था के तौर पर रखा था, लेकिन बाद में जैसा कि आप जानते हैं समय की मांग के अकॉर्डिंग ये आवश्यक हो गया कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी चाहिए, तो हमने 1991 के आर्थिक सुधार किए हैं और ऐसे करके अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को हमने खोल दिया है। सरकार का यहाँ पर यह भी विश्वास था कि अकेला बाजार ही संपूर्ण जन कल्याण, विशेष रूप से सुविधा वंचित वर्गों के कल्याण का ध्यान नहीं कर सकेगा। तो ये सब कुछ रीजन थे, इसकी वजह से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा। लेकिन वही चीज़ है, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ क्या है, भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमनों का हटा देना, जो कि हमने किया भी है, और इन सबको आर्थिक सुधार कहा गया। जुलाई 1991 के सुधार आपने देखे होंगे, और जुलाई 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्या किया है, अपने सभी जो प्रमुख क्षेत्र थे, एग्रीकल्चर हो, उद्योग हो, व्यापार, विदेशी निवेश हो या टेक्नोलॉजी या जो भी क्षेत्र हो, इनमें एक सुधारों की लंबी प्रक्रिया शुरू की है और उसके परिणाम भी हमारे यहाँ दिखने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सारे सुधार किए गए हैं, इनके पीछे एक मूल अवधारणा यही थी कि भूमंडलीय बाजार यानी ग्लोबलाइज मार्केट में पहले से अधिक समावेश करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यानी हम जितना वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ पाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। इस वजह से हमने ये सुधार अपनाए। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना भी जरूरी हो गया था, और इन्होंने कुछ निश्चित शर्तें वगैरह थोप दी, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो शर्तों में वही था कि अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना है। हमारे यहाँ जो तमाम अर्थव्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, उन प्रतिबंधों को हटाना है, ज़्यादातर उसको बाजार के हाथ में सौंपना है। इसके अलावा हमने कुछ यहाँ पर और भी इन्होंने प्रतिबंध लगाए, इन्होंने सुझाए हैं, यानी कि इन आर्थिक उपायों के अंतर्गत संरचनात्मक समायोजन की नीति अपनानी होती है। समायोजन का मतलब क्या है कि हमने जो सामाजिक क्षेत्र में हमारा जो पैसा अच्छा खासा खर्च हो रहा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा में, तो इसमें राज्य की व्यय में कटौती करनी थी ताकि हम बाजार पर ध्यान दे पाएं। इस तरह के हमने सुधार यहाँ पर अपने यहाँ किए हैं। अगला है यहाँ पर पार राष्ट्रीय निगम, यानी कि एक तो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, एक ट्रांसनेशनल होती हैं, यानी कि कई राष्ट्रों में जिनका व्यापार होता है, कई राष्ट्रों में जो अपनी स्थापना जो अपने पायजुमाई होती हैं, तो पार राष्ट्रीय निगम इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे भूमंडलीकरण को प्रेरित और संचालित करने वाले अनेक आर्थिक कारकों में से जो पार राष्ट्रीय निगमों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, यानी कि जो TNC जिन्हें बोलते हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज, तो यानी पार राष्ट्रीय निगम, ये वास्तव में ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपना माल का उत्पादन करती हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं, उनका प्लांट एक इंडिया में लगा है, अमेरिका में लगा है, ब्राजील में लगा है, चाइना में लगा है, तो ये पार राष्ट्रीय कंपनियां बोली जाएंगी, यानी कि अलग अलग जगह पर प्रोडक्शन कर रही हैं, किसी एक देश में प्रोडक्शन ना करके विभिन्न जगहों पर अपना माल का उत्पादन कर रही हैं और बहुत सारी बाजार सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये हो सकता है छोटी सी फर्में हों, या फिर हो सकता है ये बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं जिनका कारोबार संपूर्ण भूमंडल में फैला होगा, जैसे कोको कोला हुआ, जनरल मोटर्स हुआ, कोलगेट, पामोलिव, कोडैक हुआ, मित्सुबिशी। कोडैक तो बंद हो गया है, वो कोडैक वही कैमरे वाली रील, तो कोडैक जिसे के रूप में जानते हैं, कोडैक कंपनी हुआ करती थी कभी पहले, जो आते थे आपके जो ब्लैक रील वाले कैमरे आते थे, तो उस समय ये काफ़ी चर्चा में रही थी, और कोडैक के कैमरे भी आते थे, अब तो नहीं है। ये मित्सुबिशी है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ये। तो ये बताया गया है कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां भी ऐसी हैं जो पारराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे टाटा ही है आपका एक ब्रांड, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो पारराष्ट्रीय भारतीय ब्रांड है, तो बताया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये पारराष्ट्रीय निगम तो आपने देख लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था।
वर्तमान में आप देखते होंगे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल रूप में हो चुका है। यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर के माउस को दबाने से मात्र से बैंक, निगम, निधि प्रबंधन, निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर भेज सकते हैं। हाँ, ये तरीका बहुत खतरनाक है। यानी तरीका ये खतरनाक ये है कि पल भर में आपके यहाँ की जो मार्केट की वैल्यू उठ जाती है, पल भर में गिर जाती है। खास करके स्टॉक एक्सचेंज देखते होंगे जहाँ पर दिन रात उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यानी एक सेकंड में पूरा मार्केट क्रैश कर जाता है और एक सेकंड में मार्केट बाउंस मार जाता है, उछाल मार जाता है। तो ये क्यों मार जाता है? क्योंकि अब अर्थव्यवस्थाएं आपकी इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था बन चुकी हैं। यहाँ पर एक क्लिक मात्र से बहुत कुछ यहाँ पे भूचाल लाया जा सकता है। इसके अलावा भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था, समय के साथ साथ आप देखेंगे कि अब तमाम ऐसे कोर्सेस हैं, तमाम ऐसे जो है नॉलेज बेस्ड आप कह सकते हैं प्रोग्राम, जिनकी तरफ हमारा युवा उन्मुख हो रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पर देखेंगे कि अब प्राथमिक रूप से अब उद्योग या फिर कह सकते हैं कृषि जो है प्राथमिक रूप से ये नहीं रहे हैं अर्थव्यवस्था का आधार। अब भार रहित अर्थव्यवस्था वह होती है जहाँ पर उत्पाद सूचना पर आधारित होते हैं, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मीडिया, मनोरंजन उत्पाद, इंटरनेट आधारित सेवाएं। तो ये भार रहित अर्थव्यवस्था मानी गई है। यानी इन्हें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बोला जाता है। यानी ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें अधिकांश कार्य बल वस्तुओं के वास्तविक भौतिक उत्पादन अथवा वितरण में संलग्न नहीं होता है। यानी कि जो भौतिक वस्तुएं नहीं बना रहे हैं, एक आभासी वर्चुअल दुनिया है। यानी आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट क्या कोई वस्तु है? नहीं, वस्तु नहीं है, एक आभासी एक दुनिया है। इसमें हम काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, यहाँ से हम बहुत सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं इसकी सहायता से। तो यहाँ बताया गया है कि भाई इनके माध्यम से होता है, संलग्न होता है, बल्कि उनके प्रारूप, विकास, प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री या सर्विस इन्हीं में लगा रहता है। यानी हम आप देख पा रहे हो, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आप इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। तो वास्तव में क्या है, ये एक तरह का ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही है। आप घर बैठे बैठे पूरी जानकारी ले पा रहे हैं इस कोरोना पैंडेमिक में, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे वही सब चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से इसका विकास हुआ है, क्या हुआ है, ये आप अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी है, यहाँ पे अगला है वित्त का भूमंडलीकरण। यानी जो भी आपका फंड है उसका भूमंडलीकरण हुआ है, खास करके सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ावा देने की वजह से ये पहली बार आपका जो वित्त है उसका भूमंडलीकरण हो पाया है। यानी आप भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन कर डालते हैं। यानी कि आपको कोई चीज़ अमेरिका में खरीदनी हो तो क्या है, अपने भारत का जो करेंसी का कन्वर्जन करेंगे, आप वहाँ पे वो चीज़ खरीद पाएंगे। तो ये क्या है, यानी जो वित्त है आपका फंड है वो आप केवल, जरूरत नहीं है कि इंडिया से करेंसी है इंडिया में खरीद पाएंगे, नहीं, आप अमेरिका में भी एक्सचेंज करके पैसा खरीद सकते, कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो आप पल भर में एक माउस के क्लिक से ये सारा सामान कर पा रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन जैसे जो वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। भारत में आप जानते होंगे आपकी मुंबई वित्तीय राजधानी है, जहाँ पर हम बहुत सारे विनिमय कर पाते हैं, एक्सचेंजेस कर पाते हैं पैसे को लेकर। इसके अलावा भूमंडलीय संचार बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे संचार में नई नई क्रांतियाँ हुई हैं। तो आप कुछ घरों में या बहुत से कार्यालयों में बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाए रखने के लिए अनेक साधन देखते होंगे। टेलीफोन है जिसमें लैंडलाइन, मोबाइल दोनों किस्म के हैं, फैक्स मशीन है, डिजिटल और केबल टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये सब एक डिजिटल विभाजन का सूचक माना गया है। यानी कि इनको देखें, इनसे कहीं ना कहीं डिजिटल एक विभाजन के रूप में भी देखा गया है। लेकिन डिजिटल विभाजन के बावजूद भी, डिजिटल विभाजन का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक विभाजन के तौर पर देखेंगे, हो सकता है उनके अंदर कुंठा का भाव हो कि भाई हमें इस चीज़ से अवगत नहीं है, तो हो सकता है हमारे अंदर कम ज्ञान हो, इस वजह से हम इससे अवगत नहीं है। ये कुंठा का भाव भी तो हो सकता है लोगों के अंदर। तमाम लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं जो इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये नए नए युवा इस चीज़ का जो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने अंदर एक कुंठा का भाव आ जाता है। तो वही चीज़ बताई गई है। लेकिन डिजिटल विभाजन के बावजूद आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रौद्योगिकी की ये विविध रूप समय और दूरी को तो संकुचित या कम करती ही है। यानी कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, दो सुदूर विपरीत दिशाओं में बैठे, जैसे बेंगलुरु में बैठा व्यक्ति है, न्यूयॉर्क में बैठा व्यक्ति है, ये न केवल बातचीत कर सकते हैं बल्कि बहुत सारा कंटेंट, दस्तावेज, चित्र वगैरह ये सब उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सहायता से भेज सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके यहाँ जो ट्रांसमिशन है, यानी कि जो भी आपका संचार है वो इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है कि आप सेकेंड्स छोड़ो, माइक्रो सेकेंड्स में आप अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। इस विषय पर भारत सरकार ने अनेक संभावनाओं वाली जो डिजिटल इंडिया स्कीम है इसको प्रारंभ किया है। उद्देश्य वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो संसार है, वैश्विक संसार है, उससे जुड़ पाएँ। आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो बनाए गए हैं ये ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर वही है जो सभी प्रकार के विनिमय में डिजिटलाइजेशन में सहायक इकाई के रूप में स्थापित करेगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। एक आंकड़ा दिया हुआ है कि
90 में इंटरनेट का प्रयोग स्टार्ट हुआ है। 98 में विश्व भर में यहाँ पर 7 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते थे। 62 में यहाँ पर आप देखें 62% जो उपयोगकर्ता उस समय यूएसए में थे, ठीक है। उस समय कनाडा में वे भी अच्छे खासे थे, एशिया में सबसे कम थे। अभी अगर वर्तमान में देखें तो सबसे ज़्यादा आपके नेट यूजर चाइना और इंडिया में देखने को मिलेंगे, यानी एशिया वाले महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। तो वही है, समय की मांग है, समय की मांग के अकॉर्डिंग परिवर्तन हमारे यहाँ आ रहा है। दूरसंचार की बात बताई गई है। दूरसंचार यानी हमारे टेलीफोन, लैंडलाइन जिसे हम बोलते हैं। 1947 में हमारे यहाँ जो स्वतंत्र प्राप्ति के समय देश में एक नए राष्ट्र में 35 करोड़ की जनसंख्या पर 84,000 फोन थे। लेकिन आप देखेंगे टेलीफोन लाइनें थी उस समय। 33 साल बाद 1980 के दशक में टेलीफोन सेवा की हालत ठीक नहीं हुई, यानी 70 करोड़ की जो जनसंख्या है इसमें केवल 25 लाख टेलीफोन थे, ठीक है, और 12,000 सार्वजनिक फ़ोन थे, जबकि 6 लाख गाँव में करीब 3% लोगों के पास ही फ़ोन थे। लेकिन जैसे जैसे आगे यहाँ पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है और वैसे वैसे क्या हुआ है, हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गए थे। यानी कि भारत का दूरसंचार जो संजाल है, नेटवर्क है, विश्व में 9वां सबसे बड़ा संजाल बन गया उस समय। लेकिन अभी वर्तमान में हम देखें चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे हमने ये सब प्रक्रियाओं से आगे गुजरे हैं और आगे हम बढ़े हैं। इसके अलावा जो सेलुलर टेलीफोन है, इसे मोबाइल बोलते हैं, आजकल मध्यवर्गीय युवाओं का एक अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। तो इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है, मैं स्किप क्यों मार रहा हूँ, इसके मारने का रीज़न क्या है। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर जो है ना, इसमें जो तथ्य रखे गए हैं बहुत पुराने रखे गए हैं। वर्तमान में अगर इसे हम जोड़कर चलें तो वर्तमान में हमारे लिए प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, क्योंकि अब टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो टेलीफोन के आंकड़े बताने से क्या मतलब है। अब बात की जाए तो मोबाइल की जाए, भाई आप मोबाइल की बात करो, 3G 4G कम्युनिकेशन की बात करो। अब यहाँ पर आप बाबा आदम की ज़माने की बात कर रहे हो, उसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है भाई। टेलीफोन अब घर घर में है ही नहीं। तमाम बच्चे, अभी तमाम ऐसी जनरेशन भी होगी जो कि ये भी नहीं जानती होगी टेलीफोन होता क्या है, नहीं जानती होगी, वास्तव में नहीं जानती होगी। कुछ बच्चों के लिए तो वो पहले आप जानते होंगे रोटरी फोन होता था। रोटरी फोन भाई जिसमें घुमाते थे, पूरा ऐसे करके डायल करते थे, ऐसे करके। वो रोटरी फोन भी बहुत से बच्चों के लिए अजूबा होगा। हमारे ज़माने के लिए तो बहुत बड़ी बात थी रोटरी फ़ोन। भाई रोटरी फ़ोन भी कहीं कॉल करते थे तो बड़ा प्राउड फील होता था कि भाई घर में रोटरी फ़ोन है, उस तरह का। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, लोगों का मन मस्तिष्क चेंज हुआ है। तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। अब जैसे सेल फोन की बात हो रही है, 2006 तक आते आते हम सेल फोन के प्रयोग में दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश बन गए। इसी आधार पे मैंने बोल दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोबाइल फ़ोन। अब टेलीफोन वाला तो दौर हमारे यहाँ जा चुका है, टेलीफोन का कोई मतलब ही नहीं है। और अब उसमें भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो जियो का रहा है। देखिए, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हों या ना हो, ये बात बिल्कुल सही है कि आप हो सकता है ये मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा अगर मुकेश अंबानी अगर ये पहल नहीं करते तो शायद भारत में किसी भी उद्योगपति के पास ये क्षमता नहीं थी कि वो आपको इतना सस्ता डेटा प्रोवाइड करवा पाता। डेटा की कीमत क्यों गिर गई, गिरने का रीज़न भी यही था। सबसे पहले उन्होंने अपने खर्चे पर वहन किया, यानी मुकेश अंबानी ने सबसे पहले 6 महीने या 1 साल तक अपने खर्चे पर वहन किया, जिससे क्या हुआ कि बड़ी संख्या में भारत में यूजर्स उससे जुड़ते चले गए। जब भारत में यूजर्स उससे जुड़ते चले गए तो ऑब्वियसली बात है डेटा की कीमतें कम हो गई। वहीं 4G 3G का इस्तेमाल उस समय कम लोग कर पा रहे थे, यानी 4G का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पा रहे थे, तो डेटा की कीमतें बहुत ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे रिलायंस इंडस्ट्री अगर नहीं आया होता तो आज आप जो लेक्चर देख पा रहे हैं ये लेक्चर आप नहीं देख पा रहे होते। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए, जिसका जो योगदान हो संचार क्रांति में उसका योगदान मानना चाहिए। मेरा मानना ये है, आप उसको माने या ना माने, हो सकता है आपके मन में एक द्वेष की भावना हो सकता है लगता हो कि देश बर्बाद कर दिया। देखिए, देश उद्योगपति बर्बाद नहीं करते हैं। ध्यान देने वाली बात ये अपने मन से भाव निकाल देना कि उद्योगपति देश बर्बाद कर रहे हैं। देश बर्बाद होता है गलत नीतियों की वजह से, ये हमेशा ध्यान रखना। अगली हेडिंग आपकी जो है ये है भूमंडीकरण और श्रम, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें आपका जो श्रम है इसमें क्या परिवर्तन देखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन यहाँ पर उभर कर आया है। इसमें तीसरी दुनिया के शहरों में अधिकाधिक नियमित निर्माण उत्पादन और रोजगार किया जाता है। यहाँ पर आप ये भी देखते हैं जैसे कुछ कंपनियों का जिक्र किया गया है। 1960 के दशक में आपकी जो नाइके कंपनी थी, नाइक कंपनी, इसके बारे में बताया गया है कि नाइके कंपनी 1960 के दशक में अपनी स्थापना के समय से ही बहुत तेजी से विकसित हुई है। तो नाइके कंपनी क्या थी, ये जूतों का आयात करती थी और जूतों का आयात करने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुई थी, यानी बाहर से जूते मंगाती थी, उन पर लेबलिंग करती थी और बेचती थी। इसके संस्थापक कौन थे? फिल नाइट थे। तो ये जापान से जूते आयात करते थे और उन्हें खेल संबंधी आयोजनों में बेचते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई, फिर ये पारराष्ट्रीय निगम बन गई, यानी इन्होंने अपने प्लांट जो है बहुत सारे देशों में स्थापित करवा दिए और वहाँ पर अपनी प्रोडक्शन यूनिटें चालू करवा दी। तो ऐसे करके बताया गया है। मुख्यालय कहाँ है? बेवरटन में, पोर्टलैंड, ओरेगन के बाहर स्थित है।
यहाँ पर आप देखेंगे केवल 2 अमेरिकी कारखाने ही इनके नाइके के लिए जूता बनाया करते थे। फिर 1960 के दशक में नाइके के जूते जापान में बनाए जाने लगे। फिर लेबर घटाने के लिए इन्होंने क्या किया, दक्षिण कोरिया में अपना प्लांट स्थानांतरित कर दिया। फिर वही बताया गया कि फिर थाईलैंड में प्लांट लेकर लग गए। तो ये क्यों लेकर गए, यानी कि ये इसलिए लेकर गए कि कहीं ना कहीं मजदूरी अधिक सस्ती होगी और उत्पादन का केंद्र वहाँ पे खोल देंगे। तो ये क्यों गए, श्रम का लचीलेपन की वजह से गए। यानी श्रम का या लचीलापन अक्सर उत्पादकों के पक्ष में ही काम करता है। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉल सेंटर वाले जॉब बेंगलुरु में, नोएडा, दिल्ली में अच्छे खासे चल रहे हैं। यानी अच्छे खासे क्यों, आपको पता ही है कि हमारे देश में अंग्रेजी बोलने वाले युवा भी अच्छे खासे हैं। तो यूरोप की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां सस्ते दामों में, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए अमेरिका में किसी को पे करना पड़ेगा $1000 पे करना पड़ेगा मंथली। अब हमारे यहाँ $1000 में, हमारे भारत में देखें तो 10 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं आप, 7-7 हज़ार रुपये में कोई कॉल सेंटर में काम करने के लिए बड़े आराम से लोग तैयार हो जाएंगे 2-2 घंटे के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, श्रम सस्ता है, तो तमाम कॉल सेंटर हमारे यहाँ खुल गए हैं। यानी एक केंद्रीकृत स्थान पर विशाल पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन, जो फोर्डपाद यानी फोर्डिज्म वाला जो था, जो आप जानते होंगे चेन प्रोडक्शन वाला सिस्टम, चेन प्रोडक्शन वाला जो नीति अपनाई थी, वो फोर्ड ने, हैरिसन फोर्ड की देन थी। यानी हैरिसन फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के संस्थापक है उनकी देन थी। अब इसके स्थान पर जो विकेंद्रीकृत वाली नीति है, यानी लचीली प्रणाली, फोर्ड वादोत्तर जिन्हें कहा गया है, पोस्ट फोर्डिज्म, इसकी ओर बढ़ावा मिला है। कहने का मतलब इस लाइन का क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए जो फोर्ड कंपनी या फोर्ड मोटर्स के जो मालिक थे, उन्होंने पूरी एक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, यानी एक जो उत्पादन इकाई है उसी के अंदर, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर ही उत्पादन करने की प्रक्रिया अपनाई थी फोर्ड यूनिट ने। तो देखिए फोर्ड उस समय की जो विचारधारा थी फोर्ड की वो अलग थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, जो फोर्ड के बाद के तमाम बिजनेसमैन हुए, उन्होंने ये देखा कि जहां पर उत्पाद या जहां पर प्रोडक्शन सस्ता होगा वहीं पर अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। तो ये फोर्ड के बाद की विचारधारा है, तो वो इस लाइन में बताई गई है। अगली हेडिंग है, यहां पर है भूमंडलीकरण और रोजगार। यहां पर बताया गया है कि भूमंडलीकरण और श्रम के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, रोजगार और भूमंडलीकरण के बीच संबंधों का है। खास करके आप नगरीय केंद्रों में देखेंगे जो मध्यवर्गीय युवा है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से जुड़ते गए हैं और इनके लिए अवसर तमाम खुलते गए हैं। आप देखते हो कॉलेजों में BSc, BA, BCom की डिग्री लेने के बजाय अब कंप्यूटर साइंस में लोग कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीख रहे हैं ताकि वो कॉल सेंटर वगैरह में काम कर सकें या फिर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा सकें। तो आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन, देखिए यहाँ पर यही एक मेन टॉपिक है, इसके बाद कोई ज़्यादा मेन टॉपिक नहीं है, एक संस्कृत वाला टॉपिक और है, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर फिर एंड हो जाएगा। यहाँ पर है भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन। देखिए अगर हम देखें तो भूतपूर्व में समाजवादी विश्व का जो विघटन हुआ है, यानी कि जो रसिया वाला, जो USSR वाला विचार है, इसका विघटन हुआ है, तो अनेक दृष्टियों से एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी था। इसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया, खास करके लोग अमेरिका वाले विचार को अपनाने लगे। फलस्वरूप भूमंडलीकरण को सहारा देने वाली आर्थिक नीतियों के प्रति एक विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया और इन परिवर्तनों को अक्सर नव उदारवादी आर्थिक उपाय कहा जाता है। यानी ये सब अमेरिका के परिणाम है, अमेरिका अर्थव्यवस्था से प्रेरित है और इन उपायों को लगभग सभी, जितनी भी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उन सभी ने इन्हें अपनाया है। इन नीतियों में आप देखेंगे मुक्त उद्यम संबंधी राजनीतिक दूरदर्शिता थी, प्रतिबिंबित होती है। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि बाजार की शक्तियों का निर्बाध शासन कुशल एवं न्यायसंगत होगा। यानी यहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप कम कर दिया जाता है, बल्कि बाजार के हाथ सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। इसलिए यह दूरदर्शितापूर्ण नीति के अंतर्गत राज्य की ओर से विनियमन और आर्थिक सहायता दोनों की ही आलोचना करती है। यानी कि यहाँ पर राज्य की कोई सहायता नहीं चाहिए होती है, राज्य का रेगुलेशन नहीं चाहिए होता है, यहाँ पर सब कुछ बाजार के द्वारा ही निर्धारित होता है। यहाँ पर हम अगर देखें तो इस प्रकार हम एक समावेशात्मक भूमंडलीकरण, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन की भी संकल्पना कर सकते हैं, जिसमें समाज के सभी अनुभागों का समावेश होता है। किसी एक का यहाँ पर हस्तक्षेप या किसी एक का ज़्यादा योगदान नहीं होता है, बल्कि सभी लोग मिलकर योगदान करते हैं। तो भूमंडलीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रिया क्या है, राजनीतिक घटनाक्रम भी घटित होती है। तमाम राजनीतिक संगठन यहाँ पर उभर कर आए हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय रचनातंत्र भी निकल कर आए हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन हुआ, दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ जो हुआ आपका, ठीक है, आसियान जैसे बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन सार्क हुआ यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण बोल गया ऐसे में, ये आसियान था, ये दक्षिण ये वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, इन सब का उदय भी हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का उदय भी हुआ है और ऐसे करके एक नया राजनीतिक आयाम निकल कर आया है। खास करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो निकल कर आए हैं या अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो निकल कर आए हैं, तो इनके ऊपर दबाव कितना क्या है, वो भी इसकी वजह से भी राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलता है हमें।
यानी जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जो WTO है इसको व्यापार प्रथाओं पर लागू होने वाले नियमों के संबंध में आधिकारिक भूमिका सौंपी जा रही है। वहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन में ऐसे अंतर सरकारी संगठन आते हैं, यानी कि यह बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ये अंतर सरकारी संगठनों से ऐसे भिन्न हैं, ये सरकारी संस्थाओं से संबद्ध नहीं होते हैं, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र संगठन होते हैं और नीतिगत निर्णय लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करते हैं, जैसे रेड क्रॉस हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ, ये स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगली हेडिंग यहाँ बताई गई है भूमंडलीकरण और संस्कृति पर हमारा क्या असर पड़ा, वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि भाई भूमंडलीकरण ने हमारी जो संस्कृति है उसमें क्या क्या परिवर्तन किया है। आप सभी ये बात जानते हैं कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हमारी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, यानी हम जो कूप बंदूक वाली अवस्था थी उससे बाहर निकल कर गए हैं और हम अपनी तमाम लोगों ने हमारी संस्कृति अपनाई है, हमने तमाम लोगों की संस्कृति अपनाई है। यानी आप देखेंगे हमारे समाज में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर नहीं बल्कि कपड़ों पर, शैलियों पर, संगीत, इन सब पर गर्मा गर्म बहस होती है। लगता है लोगों को कि जो पाश्चात्य कल्चर है उसने हमारी भारतीय संस्कृति को खत्म कर दिया। तो यहाँ बताया गया सजातीकरण बनाम संस्कृति का भूस्थानीकरण, जिसे ग्लोकलाइजेशन कहते हैं। ग्लोकलाइजेशन के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सजाती का मतलब होता है एक जैसी चीज़ें, यानी मुख्य रूप से यहाँ पर यह दावा किया जाता है कि सभी संस्कृतियाँ एक समान यानी कि सजाती हो जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का, अन्य लोगों का मत ये भी है कि संस्कृत के भूस्थानीकरण यानी ग्लोकलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, यानी एक नई संस्कृत का मिश्रण होकर निकल कर आ रहा है। यानी कि भूस्थानीकरण जो ग्लोकलाइजेशन की अवधारणा है तो ये स्थानीय संस्कृत का मिश्रण है। खास करके आप देखेंगे मिश्रण ये है। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ ग्लोकलाइजेशन का। जैसे आप देखते होंगे टॉम एंड जेरी हुआ। टॉम एंड जेरी वैसे USA का कार्टून है, लेकिन आप इसे अपने भारतीय चैनलों पर हिंदी में देखते हैं। USA की हॉलीवुड की मूवियाँ हैं, हिंदी में आप अपने यहाँ देख रहे हैं, तो वही सब चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सारे आप विदेशी उत्पाद हैं, आप अपने यहाँ उनका विज्ञापन हिंदी में देखते हैं। तमाम जगह देखेंगे जैसे तमाम कंबाइंड म्यूजिक, जैसे भांगड़ा पॉप, इंडी पॉप, फ्यूजन म्यूजिक, ये सब बने हैं, रीमिक्स ये सब बना है। ये कहाँ से बना है? ये इस जो मिश्र संस्कृति है जिसे हम आप देख पा रहे हैं, ये भूस्थानीकरण वाली संस्कृति है, ग्लोकलाइजेशन वाली, उसी का परिणाम है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ भी देखें ग्लोकलाइजेशन वाली, तो ये आज के समय में कोई नई बात नहीं है। हमारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा या राष्ट्रवादी विचारक हुए थे उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया था। यानी कि हमारे आप देखेंगे कि आधुनिक युग में हमारे समाज सुधारक हों, राष्ट्रवादी नेता हों, अपनी परंपरा या संस्कृति के पर सक्रिय रूप से वाद विवाद करते रहे हैं, तो उन्होंने भी इसे अडॉप्ट किया था। यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आज के समय में इंटरनेट के आने से ये सब चीज़ें हुई हैं, नहीं, पहले से भी चल रही थी। इसके अलावा जेंडर और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है भूमंडलीकरण का, वो भी हम देखेंगे। देखिए, सांस्कृतिक पहचान के एक निश्चित परंपरागत स्वरूप का समर्थन करने वाले लोग क्या है, अक्सर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो भेदभावपूर्ण व्यवहारों या अलोकतांत्रिक प्रथाओं को सांस्कृतिक पहचान का नाम देकर इनका बचाव करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, प्रचलित रही हैं, जिनको लोगों ने महिमा मंडित किया है, सही ठहराया है। लेकिन जैसे जैसे हम वैश्वीकरण की अवधारणा से जुड़ते जा रहे हैं तो महिला अधिकारों की बात भी यहाँ प्रबल रूप से होने लगी है। कहा जाने लगा है कि बार बार आप संस्कृत की आड़ में महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करें। तो आपकी तमाम प्रथाएं हैं, सती प्रथा से जो प्रथा से लेकर महिलाओं की शिक्षा या उन्हें सार्वजनिक कार्यकलापों से दूर रखने वाली, महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण प्रथाओं का समर्थन करने वाले जो भी हैं, तो ये लोग, इन लोगों के लिए भूमंडलीकरण का हवा भी खड़ा किया जा सकता है। हवा का मतलब क्या है? ये लोग भूमंडलीकरण को गलत बताते हैं, लेकिन समझ सकते हैं भूमंडलीकरण का दौर बार बार ये कह रहा है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो, उचित व्यवहार हो। उपभोग की संस्कृति, यानी कि जो आप उपभोग कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है कि भाई इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए संस्कृति खास करके जो भी है, अक्सर जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारा पहनावा, रहन सहन, संगीत, ये सब चीज़ें इन पर बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर संस्कृति इन बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका संपूर्ण संबंध आपकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल से है। यहाँ पर संस्कृति के दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? एक तो उपभोग की संस्कृति है और दूसरी निगमित संस्कृति है। उपभोग की संस्कृति का मतलब क्या है? सांस्कृतिक उपभोग की उस निर्णायक भूमिका पर विचार कीजिए जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में विशेष रूप से नगरों को एक रूप से प्रदान करने की प्रक्रिया में अदा की जा रही है। खास करके आप नगरों में रहने वाले लोग हैं, जीन्स पहनते हैं, नगरों में रहने वाले लोग मोबाइल यूज करते हैं, ब्रांडेड फोन यूज करते हैं, तो यानी कि एक पूरा नगरी कल्चर एक तैयार हो गया। यानी आपने जैसा नगर में देखा वैसे ही आपने अपने आप को वहाँ पर ढाल दिया। तो ये उपभोग की संस्कृति हुई। यानी अब सांस्कृतिक उपभोग आपका कला, खाद्य, फैशन, संगीत, पर्यटन अधिकतर नगरों की वृद्धि को आकार प्रदान कर रहा है। यानी आप देखेंगे भारत के सभी बड़े शहरों में विशाल बिक्री भंडार हैं, बहुविध सिनेमाघर हैं, मनोरंजन उद्यान है, जलक्रीड़ा स्थल है, इन सब में तेजी आई है। यानी कि आप देखेंगे शहरों में उपभोग की संस्कृति, यानी आप
इस तरह के एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, इनसे लालायित होकर आप उपभोग की संस्कृति और बढ़ते हैं, यानी कि ये टीवी में ऐसा कर रहा है तो हम भी ये करेंगे, फलाने एक्टर ने इस तरह का जो है यहाँ पर शूट पहना है तो हम भी ये सूट पहनेंगे, फलाने एक्टर ने ये इस तरह की जीन्स पहनी है तो हम भी ये पहनेंगे। तो ये इस तरह की उपभोग की संस्कृति का कल्चर ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स हो, विश्व सुंदरी विश्व वर्ल्ड हो, ये इन जैसी फैशन प्रतियोगिताएं होती हैं तो तमाम लड़कियों का वही विचार मन में आता है कि हमें ऐश्वर्या राय जैसा बनना है, सुष्मिता सेन जैसा बनना है, तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा निगम संस्कृति की बात करते हैं, यानी ये तो संस्कृति कौन सी होगी, उपभोग की संस्कृति, यानी जो आप मार्केट में देख रहे हैं, जो आप अपने विज्ञापनों वगैरह में देख रहे हैं और उसको देखते हुए अपने आप उस संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो है आपकी उपभोग की संस्कृति। निगम संस्कृति क्या है? देखिए, निगम संस्कृति प्रबंधन सिद्धांत की एक ऐसी शाखा है जो किसी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और प्रतियोगात्मकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। यानी खास करके आप देखेंगे कि किसी एक ही फर्म में या किसी एक फर्म को छोड़ दीजिए, एक जैसी एक डिग्री लेने वाले जो व्यक्ति हैं यानी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, तो उनका रहन सहन आचार विचार जो है उस तरह की संस्कृति को निगम संस्कृति कहते हैं। यानी ऐसा सोचा जाता है कि एक गतिशील निगम संस्कृति जिसमें कंपनी के कार्यक्रम रीतियां परंपराएं शामिल होती हैं, कर्मचारियों में वफादारी की भावना को बढ़ाती है, समूह की एकता को प्रोत्साहन देती है। यानी कि आप खास करके आप वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यहाँ बताया गया है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, कंपनियों के प्रसार सूचना प्रौद्योगिकी में जो क्रांति आई है, तो इनके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे अवसरों की उपलब्धता भी वृद्धि हुई है। तो ऐसे में महानगरों में आप देखेंगे व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल का एक वर्ग बन गया है, जो सॉफ्टवेयर फर्म, बहुराष्ट्रीय बैंक, चार्टर लेखाकार फर्म, इन सब से जुड़े हुए हैं, इन सब के साथ कार्य कर रहे हैं। तो ये निगम संस्कृति का उपयोग कर रहे हैं। निगम का मतलब क्या है? इनके आचार विचार, रहन सहन, भाव, हाव भाव सब एक इसी संस्कृति का देन है, क्योंकि उनके अंदर एक ही भाव है, प्रोफेशनल है, वो समझ रहे, पेशेवर हैं, समझे। तो ये बात बताई गई है। इन महत्वाकांक्षी व्यवसायियों की कार्य अनुसूची अत्यंत तनावपूर्ण होती है, उनके वेतन भत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और बाजार में तेजी से बढ़ते उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादों के भी प्रमुख ग्राहक होते हैं। तो इन्हें निगम संस्कृति के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, अगली हेडिंग आपकी ये है अनेक स्वदेशी शिल्प, साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं को खतरा। देखिए, ये यहाँ पर वास्तविकता ये कहानी दी गई है और कहानी को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, कहानी आप यहाँ पर खुद समाप्त कर लेना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ भी नया नहीं था, सारे के सारे टॉपिक आप पढ़ चुके थे ऑलरेडी। देखिए, मेरा स्वास्थ्य है लगभग इस हफ्ते में पूरा मतलब पूरी तरह से बेड रेस्ट मैंने किया है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद भी है। अब क्या करें, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो लेक्चर लाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ बोलने से ही होता है। लेक्चर जब तक रिकॉर्ड करोगे नहीं, यानी मुंह से बोलोगे नहीं, तब तक रिकॉर्ड होगा नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर आपके वीडियो डिले हुए हैं। अब देखिए, पूरी मेरी कोशिश यही है कि बहुत जल्द से जल्द आपका जो भी जो पोर्शन रह गया है, जो भी आपका इकोनॉमी वाला जो पोर्शन होल्ड हो गया है, उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही है, वो उसे कंप्लीट करवाया जाए। आपकी लगभग ये वाली सोशियोलॉजी तो खत्म होने के कगार पर है। यहाँ पर 2 चैप्टर और बचे हैं, उनके वीडियो आने वाले 3-4 दिन में वो भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और रही बात वीडियो के अलावा, देखिए अपना बचाव जरूर करें। मेरा मानना ये है, जरा सा वायरल आपके लग जाने से, जरा सा वायरल की चपेट में आ जाने से आपको बहुत कुछ लेने के देने पड़ सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ अभी हुआ। और मैंने खुद महसूस किया कि वास्तव में थोड़ी सी ढिलाई, थोड़ी सी लापरवाही बरतने की वजह से मेरे 1 सप्ताह मेरा बेकार चला गया, यानी 1 सप्ताह तक मैं काम नहीं कर पाया। तो आपसे भी मेरी यही गुजारिश है, आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ऊपर से ये कोरोना वाली पैंडेमिक में अपना पूरा बचाव करें, अपनी फैमिली का बचाव करें, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बात ये है कि सरकारें कोई भी ध्यान देने वाली नहीं है। जो कुछ करना है आपको करना है, हमको करना है। तो अपना बचाव पहले है, अपना बचाव कर कर चलें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। देखिए, एग्जाम होंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होंगे। तमाम बच्चों के मन में ये भय बना हुआ है, कमेंट करके बोल रहे हैं सर पता नहीं एग्जाम होंगे। देखिए, एग्जाम होंगे, एग्जाम पिछले साल भी तो हुए थे, बस ये है कि एग्जाम की डेट डिले हो गई है। अब देखिए, आपको वही करना है, आपदा में अवसर। आपदा में अवसर ये है कि आपको और ज़्यादा टाइम मिल गया। भाई, पहले आप जो तैयारी कर पा रहे थे इसके लिए आप 60 दिन मिल रहे थे, अब आपको यहाँ पर 120 दिन मिल रहे हैं तैयारी के, तो आप उसमें ढील क्यों दे रहे हो? भाई, आपको पूरा टाइम मिल रहा है, भरपूर टाइम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, आप तैयारी करो, जम के तैयारी करो। देखो, रोजगार का संकट बहुत बड़ा क्रिएट होने वाला है, ये समझ लीजिए आप। यानी कोरोना पैंडेमिक के दौरान ये बात अच्छे से लोगों को महसूस हो गई है, जान गए होंगे। ये प्राइवेट वालों की जो रोजगार का संकट है हमेशा रहता है, कुछ भी थोड़ा डामाडोल स्थिति होती है, प्राइवेट वाले सबसे पहले नौकरी खो देते हैं, लेकिन सरकारी एक स्टेबल नौकरी होती है। तो हमेशा प्रयास ये करो कि तैयारी अच्छे से करो और ये गवर्नमेंट जॉब जो है वो आप प्राप्त कर जाओ। तो यहाँ पर आपको ढिलाई नहीं देनी है, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।